नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुछ अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशी का पल आने वाला है। उनको सरकार द्वारा खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन वो खुशखबरी बहुत ही संघर्षों के बाद शायद मिलने वाली है। बहुत ही नामुमकिन संघर्ष को उन्होंने मुमकिन में परिवर्तित कर दिया। बहुत ही अथाह मेहनत किया, जिसके लिए हम सभी अभ्यर्थियों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। लेकिन जब तक शासन द्वारा वो पल आपको ना बताया जाए, उसमें सत्यता की कोई गारंटी भी नहीं हो सकती। लेकिन शासन और सरकार के रुख से ये लगता है कि आपको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है। दरअसल आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर 69,000 की नियुक्ति होनी थी, जिसके लिए 6 जनवरी 2019 को सहायक अध्यापक के लिए एग्जाम भी हुआ था, प्रवेश परीक्षा हुई थी। अब 6 जनवरी 2019 को जो एग्जाम हुआ था, उसका एग्जाम का रिजल्ट जब आया तो रिजल्ट का जो फाइनल लिस्ट आई वो 1 जून 2020 को फाइनल लिस्ट आई, जिसके द्वारा सफल अभ्यर्थियों के बारे में पता चला। तो मैं बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 6 जनवरी 2019 को बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होनी थी, उसका जो एग्जाम 6 जनवरी 2019 को हुआ था और उसका लास्ट जो परिणाम था, वो परिणाम की सूची जो जारी की गई थी, अंतिम सूची 1 जून 2020 को की गई थी। 1 जून 2020 के बाद तमाम अभ्यर्थी, तमाम कैंडिडेट नाखुश होने लगे। नाखुश होने का कारण ये था कि उनकी मांग थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 27% ओबीसी के रिजर्वेशन का कानून फॉलो नहीं किया है, पालन नहीं किया है, और हमें 27% रिजर्वेशन नहीं दिया है। और रिजर्वेशन ना मिलने के बाद योगी सरकार के खिलाफ वे लोग धरने प्रदर्शन करने लगे। लेकिन योगी सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगा, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और 1-2 बार तो लाठी चार्ज भी की गई। लेकिन फिर भी दाद देनी पड़ेगी, हौसला बढ़ाना पड़ेगा, उनको सैल्यूट करना पड़ेगा कि जितने भी कैंडिडेट थे ओबीसी वर्ग के, वे सभी लोग लखनऊ में डेरा जमाए रखे। कभी भाजपा कार्यालय पर धरना देते, कभी विधानसभा में देते, और लगातार महीनों तक वो धरना देते रहे इको गार्डन लखनऊ में। जब इको गार्डन लखनऊ में वो धरना देते रहे, उनकी मांग फिर भी पूरी नहीं की जा रही थी। तमाम अन्य विपक्षी दलों ने भी सपोर्ट किया, सहयोग किया, बात की, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर कोई जू नहीं लगा। बच्चों की मांग थी कि जो 27% रिजर्वेशन है वो नहीं दिया गया है, 27% के बजाय सिर्फ हमको 3.8% रिजर्वेशन दिया गया है। सरकार कह रही थी नहीं, मैंने ओबीसी के सभी कैंडिडेट को रिजर्वेशन दिया है, लेकिन सच्चाई ये थी, हकीकत ये थी कि सरकार ने रिजर्वेशन ओबीसी कैंडिडेट को नहीं दिया था। दरअसल हुआ क्या था, आपको समझ में आ जाएगी बात, कि मान लीजिए कि 100 सीट हैं किसी भी भर्ती के लिए, सहायक अध्यापक के लिए समझ लीजिए, अगर 100 सीट होंगी तो उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है, तो और साथ में एससी के लिए 21% रिजर्वेशन है और एसटी के लिए 7.5% रिजर्वेशन है। तो ओबीसी का 27, एससी का 21 और एसटी का 7.5 अगर आप जोड़ देंगे तो ये 55.5% रिजर्वेशन हो जाएगा। 55.5 का मतलब अगर आप 55 समझे तो 100 में 55 रिजर्व हो गई, तो अनरिजर्व कितनी बची, अनारक्षित कितनी बची, वो 55 माइनस करिएगा तो 45। 100 में 45 सीटें वो अनरिजर्व मतलब अनारक्षित होंगी, 55 सीटें रिजर्व हुई। जब भी कोई भर्ती होगी तो 55 सीटों पे रिजर्व के लोग रखे जाएंगे, आरक्षित वर्ग के लोग रखे जाएंगे, जिसमें 27% ओबीसी के लोग होंगे, 21% एससी के, 7.5% एसटी के। बाकी जो 45% बच रहा है, इस 45% को अनरिजर्व अनारक्षित का मतलब है सभी जाति के लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। ये प्रावधान था। हुआ क्या
कि ओबीसी कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा इस समय शिक्षा की तरफ अग्रसर हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो अनरिजर्व कोटे थे 45%, उसमें वो शामिल हो गया। मेरिट के हिसाब से वो उसमें चला गया। जब मेरिट के हिसाब से उसमें चला गया तो सरकार ने देखा कि ओबीसी कैंडिडेट को अगर हम रिजर्वेशन भी 27% देंगे, या अनरिजर्व कोटे में भी ज़्यादा जा चुका है तो इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। उन्होंने 27% रिजर्वेशन दिया ही नहीं, रिजर्वेशन दिया ही नहीं, मात्र 3.8% का रिजर्वेशन दिया। और सरकार ने चालाकी ये कर दी कि अनरिजर्व कैंडिडेट के सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी नहीं की, ओबीसी के लिए भी लिस्ट जारी नहीं की, बाकायदे नाम और जाति के साथ वो लिस्ट जारी नहीं किए। जब लिस्ट नहीं जारी किए तो उन्होंने सोचा हम बच जाएंगे, हम पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन जब मामला फंस गया तो मामला फंसने के बाद चुनाव हुआ, लोगों को उम्मीद थी कि ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उसके चुनाव में कुछ असर पड़ेगा, लेकिन चुनाव में असर नहीं पड़ा और महाराज जी की सरकार दोबारा फिर से सत्ता में 2022 में आ जाती है। हालांकि उन्होंने कहा कि हम 6000, उन्होंने स्वीकार किया कि 6000 विसंगतियां हैं, उनको हम जल्दी ही भरेंगे। लेकिन ये मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में लगातार बहस हो रही थी। अभी पिछले 13 तारीख को, 13 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के सामने अभ्यर्थियों के वकील के सामने और सरकारी पक्ष सरकार के वकील के सामने बहस हो रही थी। तो अभ्यर्थियों के वकील की तरफ से अपने बारे में तर्क रखा गया, अपने बारे में सबूत पेश किया गया, अपने पक्ष को रखा गया। लेकिन सरकार की तरफ से हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, जिसके जस्टिस थे पंकज भाटिया साहब, उनके सामने ने सरकार के वकील ने कोई बात नहीं रखी, अपना पक्ष नहीं रखा, सरकार का पक्ष नहीं रखा और शांत बैठे रहे। अब जैसे लगता है कि जैसे जैसे नगर निगम और साथ में 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो ये सरकार भी मान चुकी है कि चूंकि हमसे गलती हुई थी और गलती हुई थी, ये मामला अब खुल चुका है, तो इनको रिजर्वेशन देना ही उचित है। इस पर और पेच फंसाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ओबीसी के वर्ग के लोग अब समझदार हो चुके हैं, अपने हक और अधिकार की बात करने लगे हैं, शिक्षित हो चुके हैं, वो जाग चुके हैं। सरकार भी इस बात को समझ रही है। हो सकता है विधानसभा पे अवसर ना पड़ा हो, लोकसभा पे पड़ जाए। यही कारण है कि सरकारी वकील जस्टिस साहब के सामने, जज साहब के सामने सरकार का पक्ष नहीं रखा। इससे ये इंडिकेशन मिलता है, इससे ये मिलता है, संकेत मिलता है कि सरकार और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो मात्र ओबीसी को 3.8% आरक्षण दिया था, अब उससे बढ़ाकर 27% रिजर्वेशन देगी। और जितने भी अभ्यर्थी जो सफल थे लेकिन उनको असफल कर दिया गया था, उन लोग भी अब सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल हो जाएंगे और वे लोग आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में प्रसिद्धीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयनित होकर सेवा अपनी दे सकते हैं। ये इंडिकेशन मिल रहा है, ये संकेत मिल रहा है। अब कुछ लोगों के दिमाग में मैं एक बात और क्लियर कर दूं, कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी ये बात नहीं हो रही कि अनरिजर्व रिजर्व का क्या मतलब है, आरक्षित आरक्षित का क्या मतलब है। मान लीजिए कि कोई भर्ती निकली, उस भर्ती में 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं उस भर्ती में, और 500 लड़कों ने, 500 अभ्यर्थियों ने, 500 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई कर दिया उस भर्ती से के लिए। अब 500 लोगों ने परीक्षा दे दी। जब परीक्षा दे दी तो सीटें तो 100 हैं, 500 लोगों ने परीक्षा दी है। उस 100 में 55.5% सीटें आरक्षित है, 27% ओबीसी के लिए, 21% एससी के लिए और एसटी के लिए 7.5%। उत्तर प्रदेश में एससी को 15% में 21% रिजर्वेशन है, इसलिए मैं बार बार एससी के लिए 21% कह रहा हूँ। तो 55.5% ओबीसी एससी एसटी मिलाकर रिजर्व हो गई। बाकी के जो 45% बचा वो अनरिजर्व है, उसमें सभी वर्ग के लोग जा सकते हैं, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, मेरिट के हिसाब से। कैसे मेरिट बनेगी? 100 सीटें, 500 लोगों ने एग्जाम दिया, 500 लोगों में एग्जाम देंगे तो 500 लोगों में सबसे टॉप के जो मेरिटियस होंगे, सबसे टॉप के जो मार्क्स लाए होंगे, नंबर लाए होंगे, उन 45 बच्चों को, चाहे वो किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म को, कोई भी जात हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, इससे कोई मतलब नहीं, 500 बच्चों ने परीक्षा दी, सीटें मात्र 100 हैं, तो ऊपर के जो 45 बच्चे होंगे जिनके टॉप मेरिट में होंगे, सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले 45 बच्चे होंगे, उनको अनरिजर्व कोटे में रख लिया जाएगा। सबसे पहले अनरिजर्व कोटे भर गए।
अनारक्षित बोलते हैं हिंदी में, वो भर गया। उसमें जनरल भी हो सकते हैं, एससी भी, ओबीसी, कोई भी हो सकता है। अब जब 500 बच्चों ने एग्जाम दिया, 45 सबसे टॉप के मार्क्स लाने वाले को, टॉपर्स को हमने अनरिजर्व कोटे में डाल दिया, तो 500 में 45 माइनस करिएगा तो 455 बचेगा। अब इन 455 बच्चों में जो टॉप के 27 बच्चे होंगे, 455 में टॉप के 27 सिर्फ ओबीसी, टॉप के 27 ओबीसी जो होंगे, उन 455 बच्चों में जो टॉपर ओबीसी की, सिर्फ ओबीसी के टॉपर जो 27 होंगे, उनको अब ओबीसी वाले वर्ग में रख दिया जाएगा, आरक्षित वाले में, जो 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अब 27 टॉप ओबीसी मेरिटियस को, टॉप ओबीसी कैंडिडेट को उठा के हमने रिजर्वेशन 27% का दे दिया। तो 455 में 27 माइनस करिएगा तो अब आपको 428 सीटें आ जाएंगी। अब ये 428 बच्चे जो बचे हैं, इसमें 21 बच्चे एससी के छांटे जाएंगे जो टॉप नंबर लाए होंगे। इस 428 में 21 एससी के बच्चे छांटे जाएंगे जो जिसकी मेरिट हाईएस्ट होगी। अब उस 21 बच्चों को भर्ती कर ली जाएगी, सफल हो गए वो। अब उसके बाद 21 जब हटा देंगे तो मान के चलिए 428 में 21 407 आएगा। अब इस 407 में से 7.5 बच्चों को, मतलब 7 बच्चा मोटा समझिए, 7 बच्चों को एसटी के 7 बच्चों को, एसटी के 7 बच्चों को आप, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को आप सफल अभ्यर्थियों की सूची में डाल देंगे। बाकी के जो 400 बच्चे बचेंगे, ये 400 बच्चों को आप फेल्ड दिखा देंगे, अनुत्तीर्ण दिखा देंगे। इस तरह से भर्ती की प्रक्रियाएं थी। लेकिन खेल कहाँ पे हुआ था? ओबीसी के कैंडिडेट जो थे वो अनरिजर्व कोटे में चले गए थे ज़्यादा से, तो उनको जो 27% रिजर्वेशन था वहीं पे घालमेल कर गया, वही दिन नहीं दिया गया था। सरकार ने बाद में मान भी लिया, पहले नहीं मान रहे थे, लाठीचार्ज तक कर दिया था। लेकिन लगातार सालों तक जो धरना प्रदर्शन अभ्यर्थियों का चला, उसकी बदौलत सरकार को झुकना पड़ा। और ये संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में 27% रिजर्वेशन देगी तो बहुत सारे ओबीसी बच्चों का भला हो जाएगा। साथ में एससी को भी 2% का लाभ मिलेगा। एससी को भी 2% रिजर्वेशन कम मिला था, उनको भी फायदा होगा। निश्चित रूप से सरकार के लिए इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सरकार एक सही रास्ते पे आ रही है। जो हक मिलना चाहिए, जो संविधान कहता है उसके हक मिलना चाहिए, वो हक देने का आगे लग रहा है कि संकेत दे रही है। भले ही चुनाव की दृष्टि से दे रही हो, लेकिन फिर भी ये पल जिस दिन आएगा, मैं वीडियो बना के पुनः स्वागत करूँगा। आप मेरे वीडियो को ऐसे देखते रहिएगा, पसंद करते रहिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।